स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं 9 जनवरी से 15 जनवरी 2023 के बीच की साप्ताहिक खबर, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। तो शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज बनारस से शुरू होकर बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी और इसमें जल मार्ग प्राधिकरण इसको रास्ता गाइड करेगा। 51 दिन तक की यात्रा है, 3200 किलोमीटर दूर। अयोध्या और जनकपुर के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलेगी। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने कहा है कि सभी विधानमंडल एक डिजिटल मंच पर आएंगे। मतलब सीधे है कि हर राज्य के जो विधानमंडल हैं वो उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। पीठासीन अधिकारियों ने माना है कि विधायिका सर्वोच्च है, उसे कानून बनाने का अधिकार है। इनके कहने क्या मतलब वो समझ लीजिए आप। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो विधायिका है ना, इसका चयन जनता करती है और कार्यपालिका का चयन भारत में संसद द्वारा किया जाता है। बाकी देशों में अलग अलग नियम है, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली है। न्यायपालिका में कॉलेजियम पद्धति है, उसके बारे में आपको पता है। चूँकि भारतीय संविधान में संप्रभुता जनता में निहित है, संविधान का पहला लाइन शुरू यही होता है कि हम भारत के लोग, अर्थात जनता का प्रतिनिधित्व करती है विधायिका। और जब जनता में संप्रभुता है और ये जनता का प्रतिनिधि कर रही विधायिका, तो कोई संदेह नहीं है कि सरकार के अंग में विधायिका सर्वोच्च है। इनका कहने का सीधा सीधा मतलब यही है। अगर संप्रभुता ही ना हो तो बाकी चीज़ें कैसे सर्वाइव करेंगी? क्योंकि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है संप्रभुता। राज्य माने स्टेट, जिसको हम लोग देश कहते हैं, असल में उसके लिए शब्द राज्य या स्टेट कहा जाता है। हम लोग जो स्टेट शब्द प्रयोग करते हैं, असल में वो प्रांत है। राज्य के 4 तत्व होते हैं: संप्रभुता, सरकार, भूमि और जनता। और इसी सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसी आधार पर भारत के स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि विधायिका सर्वोच्च है और उसे कानून बनाने का हक है। 26वें युवा महोत्सव का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में हुआ है, जो 12 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाएगा। और इसका विषय है विकसित युवा विकसित भारत। 1 अप्रैल से एथनॉल वाला पेट्रोल मिलने लगेगा, मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें एथनॉल मिलाया हुआ हो। 14 अप्रैल 2023 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। और ये अगर सही तरीके से इसको डील किया गया या मैनेज किया गया तब तो ये अच्छी खबर है। और अगर मिसमैनेजमेंट हुआ तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, आपदा है, बहुत बड़ी समस्या है। लद्दाख में एशिया का पहला डार्क स्काई सेंचुरी बन रहा है और वहाँ से आप रात्रि वेला में अंतरिक्ष के अद्भुत नज़ारे देख पाएंगे। वो क्या है, यह बताया गया है कि रात में वहाँ पे सितारे तारे देखे जाते हैं। जल्द ही सेना में 1 आर्मी 1 यूनिफॉर्म दिखेगा, मतलब आर्मी की जो यूनिफॉर्म है एक जैसी हो जाएगी। इस बार कर्तव्य पथ पर जो परेड होगा वो थोड़ा यूनिक होगा, थोड़ा मोड़ा चेंजेस है। फ्रंट लाइन या सीमा पर जो तोप खाने हैं उसमें महिलाओं की भी नियुक्ति की जाएगी, ऐसा पहली बार हो रहा है। मार्च में 40 अफ्रीकी देशों के साथ भारत का सैन्य अभ्यास होगा। केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चला रही है, जिसमें देश के सांस्कृतिक जुड़ाव पर कार्य किया जाएगा, जिसके तहत एक राज्य के अंदर प्रचलित त्योहारों को दूसरे राज्यों में भी मनाया जाएगा। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 13 से 15 जनवरी के बीच मनाया गया। यह कोविड के बाद 3 साल तक नहीं मनाया गया था, तो 3 साल बाद इसको फिर से आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय स्ट्रीट फूड का टेस्ट मिलेगा आपको। सबरीमाला मंदिर के प्रसाद को अरवाना पायसम कहा जाता है और केरल हाई कोर्ट ने उसको नियंत्रित करने की बात कही है, क्योंकि उसमें जो कार्डमम अर्थात इलायची डाली जाती है उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई है।
तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप बिना इलायची के प्रसाद या अरवाना बनाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के एक प्रमुख नेता श्री शरद यादव का निधन हो गया है। साउल ऑफ स्टील चैलेंज चल रहा है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर सर्वाइव करना है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसे देहरादून में लॉन्च किया है। भाजपा दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी बनी। सीबीएसई ने यह तय किया है कि कक्षा 3 या क्लास 3 तक के बच्चों का समग्र प्रगति पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि उसमें कैसी प्रतिभा है, गुण है, उनके व्यक्तित्व के मजबूत और कमज़ोर पक्षों का उसमें उल्लेख किया जाएगा। पीएमसी योजना अर्थात पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके तहत एक ब्लॉक में 2 स्कूलों का चयन किया जाएगा। पहला प्राइमरी स्कूल, दूसरा मिडिल स्कूल। और जिन स्कूलों को चयन किया जाएगा प्रत्येक स्कूल को 2 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में मदरसा का गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निष्ठा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें मदरसा के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रत्येक वर्ष। अब दूसरी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। असल में इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सभी यूनिवर्सिटी का पैसा यूजीसी ही फंड करती है, तो जब सब छात्र यूजीसी के ही हैं तो एक छात्र दूसरी यूनिवर्सिटी के संसाधनों का प्रयोग कर ही सकता है। इसके तहत लाइब्रेरी के अलावा बाकी संसाधनों का भी प्रयोग किया जाएगा। उसके लिए कोई निश्चित शुल्क लगाई जाएगी जो बहुत मामूली होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये नेक्स्ट एग्ज़ाम एमबीबीएस के पीजी एग्ज़ाम से संबंधित है। इसमें जो नीट एग्ज़ाम पहले पीजी के लिए होता था उसको रिप्लेस करने की ये बात है। एग्ज़ाम का नाम है ये नेशनल एग्ज़िट टेस्ट। देश में विदेशी विश्वविद्यालय या विदेश के विश्वविद्यालयों के आने से क्या लाभ होगा, उस पर ये लेके नोएडा स्थित मेरियन कंपनी की दवा के सेवन करने से उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके कारण इस कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और इस पर जांच चल रही है। भारत में पहली बार बासमती चावल के मानक तय हो गए हैं। ये लेख नेचुरल फार्मिंग पर है। इसमें बताया गया है कि नेचुरल फार्मिंग में मिट्टी का कितना महत्व है और यह कृषि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस पर ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव है, माने हरित क्रांति का क्या प्रभाव है। तो अगर आपका मेंस है तो उसको ज़रूर देखिए। ये जो न्यूज़ है उसमें ये बताया गया कि यूरिया के जो बैग्स हैं या जो बोरे हैं यूरिया के, अगर उनका साइज़ छोटा किया जाए तो किसान यूरिया का प्रयोग कम करेंगे, क्योंकि कृषक कभी कभी ज्ञान के अभाव में या जानकारी के अभाव में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं। उससे उनका खर्च भी बढ़ता है और कृषि को कोई लाभ भी नहीं होता और मिट्टी भी खराब होती है। तो इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव हैं। इस चीज़ को कम करने के लिए यूरिया का बैग छोटे करने की बात की जा रही है। एसबीआई इकोवॉप ने एक रिसर्च किया है और उसका रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें यह बताया गया है कि फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन या जो निःशुल्क अनाज सरकार दे रही है भारतीय जनता को, उसके कारण आय असमानता में संतुलन हुआ है। जो पहले आय असमानता बहुत ज़्यादा थी उसमें कमी आई है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया है। देखिए, इस समय जोशीमठ में एक समस्या चल रही है, एक आपदा चल रही है और उसमें कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं लगातार, जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि धंस सकता है। कहीं कहीं पे कुछ डिमोलिश हो रही हैं या गिर रही हैं और उनके लिए पीएमओ खुद रिव्यू कर रहा है सिचुएशन को, और केंद्र सरकार ने टीम भी भेजी है ताकि उस समस्या की जांच की जा सके, उसका नक्शा बनाया जा सके कि क्या क्या समस्या है और उसको कैसे फेस करना है। और इसी दौरान बारिश होने लगा, जिससे लोगों का चिंता और बढ़ गया और हो सकता है कि आपदा और बढ़ जाए। इसको धसाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जोशीमठ भूसंकलन को धसाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहाँ पे आपदा बल पहुँच चुके हैं और वहाँ से लोगों को कैसे निकालना है उसके लिए सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है। उसको खाली कराया जाएगा। इसमें कुछ लेख भी हैं, ये भी देख लीजिएगा। क्यों जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण यह है जो वहाँ की मिट्टी जिम्मेदार है। वहाँ की मिट्टी जो है ढीली है, वो पकड़ नहीं पा रही और स्लोप पर स्थित इस कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। जोशीमठ के बारे में ये सारा डेटा एक जगह पर कलेक्ट किया हुआ है, इस पर भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा आप लोग।
मिश्रा कमेटी की सिफारिश के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था। और एक रिपोर्ट में ऐसा ही बताया जा रहा है कि जोशीमठ के कुछ हिस्से प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर के हिसाब से सिंक हो रहे हैं या धंस रहे हैं। जोशीमठ के अलावा और भी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसी समस्या हो रही है, जैसे लांग गाँव है, ये उत्तरकाशी में भटवाड़ी भी एक समस्या है, कर्णप्रयाग में भी ऐसी समस्या हो रही है। इसके लिए IIT स्टडी करेगी, सरकार ने उससे कहा है। कर्णप्रयाग में भी समस्या हो रही है। कई सारे जोशीमठ के अलावा कई सारे जगहों पर ऐसी समस्या है। जोशीमठ चीन की सीमा पर स्थित है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। अभी इसरो ने अपने वेबसाइट पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें बताया कि पिछले 12 दिनों में जोशीमठ में 5.4 सेंटीमीटर का धंसाव हुआ है। बाद में इस न्यूज़ को वेबसाइट से हटा लिया गया क्योंकि इससे भय भी बढ़ सकता है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसे किसी निष्कर्ष पर रोक लगा दी है ताकि लोगों में भय व्याप्त ना हो। और ये जितने लोग भी प्रभावित हैं, धामी सरकार या उत्तराखंड की सरकार उनको बाजार के दर पर मुआवजा देगी। इस पर कुछ लेख ये भी देख लीजिए। किस तरह से डर व्याप्त है वहाँ पर, बचाने के क्या रास्ते हो सकते हैं। और जोशीमठ के अलावा कितने सारे अन्य स्थानों पर ऐसी समस्या हो रही है। देखिए, जब भी पर्वतों पर या प्राकृतिक तौर से आपदा ऐसी आती है तो ज़्यादातर उसके कारण मानवीय विकास होते हैं। मानवीय विकास का मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे घर बना दिया, इंडस्ट्री बना दी, तो होता क्या है कि उस ज़मीन की उतनी क्षमता होती नहीं उतना वज़न संभालने की, तो वो चीज़ें धंसने लगती हैं या फिर भूस्खलन का शिकार हो जाती है। तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो हर जगह पर कार्य करना अच्छा नहीं होता है। कहीं कहीं पे विकास असल में आपदा का कारण बन जाती है। हम जिसे विकास समझते हैं वो अन्य लोगों के लिए विकास नहीं है। आप सोचिए, हम लोग विकास के नाम पर शहर बसा देते हैं, लेकिन उसके कारण जो जंगलों की कटाई होती है या जो जानवर वहाँ से मारे जाते हैं, तो क्या वो उनके लिए विकास है? इस पक्ष से भी देखिए, तो क्या उस पर्वत के लिए विकास है? पता नहीं कितने पर्वत पत्थरों को तोड़ तोड़ के लोगों ने घर बनवा लिए। जो हमारे लिए विकास है वो जरूरी नहीं कि बाकी लोगों के लिए भी विकास हो। वो बाकी लोगों के लिए समस्या हो सकती है, विनाश हो सकता है। सच तो ये है कि मानवीय विकास पर्यावरण एवं मानवेतर जीवों के लिए विनाश है। RRR फिल्म के गीत नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ये अभी पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए बुक है, किसी ना किसी पेपर में आएगा प्रारंभिक परीक्षा में, बस इसको याद रखिए। असम में भोगली बिहू के पर्व पर मछली पकड़ा जाता है, मत्स्यन किया जाता है। केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के सालाना 75,000 रुपये की मदद की है। देखिए, याद रखिए, यहाँ पे परिवार की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति की नहीं। एक परिवार में 4 से 5 सदस्य की गिनती की जाती है, ठीक है। तो 5 लोगों पे मान के चलिए 75,000, तो लगभग एक आदमी पे 15,000 रुपये पर ईयर खर्च है। सरकार ने ऐसा किया है। और ये सबसे ज़्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच कुछ विवाद चल रहा है। चूँकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस कारण सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली में राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। देखिए, भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सरकार संघ सूची में तो कानून बना सकती है, इसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में ही इसमें संघ कानून बना सकता है, लेकिन वो परिस्थिति विशेष होती है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, किंतु अगर एक ही विषय पर दोनों ने कानून बनाया है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। और जिस सीमा तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कानून एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उस सीमा तक राज्य सरकार का कानून शून्य हो जाएगा। आप इस बात को 2-3 बार सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ रखा है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो जो ऑर्डर है सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें यह बताया गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में इन दोनों में कानून बना सकती है, क्योंकि
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली पुलिस को स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है और वो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली से बाहर राजस्थान के अलवर में स्थापित किया गया है। इस आधार पर दिल्ली पुलिस एक पहली पुलिस बल है जिसका ट्रेनिंग सेंटर उस राज्य से बाहर है और अलवर में स्थित दिल्ली पुलिस के इस ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण केंद्र में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा इसमें अन्य राज्यों के पुलिस बलों को भी ट्रेनिंग देने की सुविधा होगी। पश्चिम बंगाल में पहली बार एम सैंड का उत्पादन शुरू किया गया। एम सैंड का मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड या निर्मित बालू है। इसमें कृत्रिम तौर से बालू को बनाया जाता है। इसके तहत पत्थरों को चूर कर या क्रश करके बालू का निर्माण किया जाता है। यह पर्यावरण के लिए सहायक है क्योंकि बालू नदी के किनारे खुदाई करके निकाली जाती है जिससे नदी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जब बालू इस तरह से बनाया जाएगा तो नदियों के किनारे की खुदाई कम हो जाएगी तो नदियों पर नकारात्मक प्रभाव कम पड़ेगा। कोलम पहला संवैधानिक शिक्षित जिला है। केरल के स्कूलों में अब शिक्षक को बच्चे सर या मैडम की जगह टीचर कह के बुलाएंगे। डॉक्टर दीदी या इन्हें पशु सखी भी कहा जा रहा है। ये झारखंड में इस योजना का निर्माण किया गया है जिसके तहत ये लोग पशुपालन में सहायता देती हैं या अपनी सेवाएं देती हैं। राजस्थान के बीकानेर में 14 से 15 जनवरी 2023 के बीच ऊंट उत्सव मनाया गया। 9 जनवरी से मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीयों ने भारत में अब तक 100 अरब डॉलर भेजे हैं। यह सबसे ज़्यादा है और ना कि भारत में भेज रहे हैं, वो अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। वहाँ पे यानी अमेरिका में 1% भारतीय हैं और कुल टैक्स का 6% वो देते हैं। तो भारतीय पूरी दुनिया से पैसा कमा कर भारत में भी भेज रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी टैक्स दे रहे हैं। अब प्रवासी भारतीय या नॉन रेजिडेंशियल इंडिया या जो NRI हैं वो अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से भी UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भारतीय मूल के रंज पिल्लई कनाडा के यूकोन प्रांत के 10वें प्रमुख बने हैं और नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं AC चरनिया। तो भारतीय पूरी दुनिया में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं और दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी भारतीय ही हैं। भारत और ब्रिटेन ने एक एक्सचेंज लेटर पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत दोनों देशों के लगभग 3000 प्रोफेशनल या पेशेवर लोग एक दूसरे के देश में 2 वर्ष तक कार्य करेंगे। कोलकाता में G20 का ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग होगा 9 से 11 जनवरी के बीच। ये पहली बैठक है इस साल की। G20 की अध्यक्षता होगी जन भागीदारी। देखिए भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है G20 का और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अगर लोकतंत्र के इतिहास में जाएं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी भारत में लोकतंत्र था। इसलिए भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस कारण भारत जहाँ पे भी जाएगा वहाँ लोकतंत्र का प्रसार होगा ही होगा। G20 और G7 में भारत और जापान एक दूसरे का समर्थन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा का कहना है कि दुनिया को भारत के G20 नेतृत्व पर भरोसा है। भारत का कहना है कि वह G20 के मीटिंग्स में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को पहुंचाएगा या एम्पलीफाई करेगा या बढ़ाएगा। ग्लोबल साउथ क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, एक बार समझ लीजिए। ग्लोबल साउथ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा। ग्लोबल साउथ असल में विकासशील देश है क्योंकि अब तक दुनिया में सारा डिसीजन विकसित देश या 4-5 देश लेते हैं जो कि लोकतांत्रिक विचारों के साथ सही नहीं है। अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पे सबकी सहमति या फिर सबकी राय तो होनी ही चाहिए। तो अब तक डिसीजन में 4-5 देश मिलकर सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर में धीरे धीरे चेंज आ रहा है।
ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अगर कोई नीति निर्माण किया जाता है तो सभी देशों की सहमति या असहमति होनी चाहिए या सभी देशों का राय लिया जाना चाहिए। और ग्लोबल साउथ के बारे में एक वीडियो मैंने डिटेल में बता रखा है, तो आप एक बार ग्लोबल साउथ को जरूर समझिए। ग्लोबल साउथ से मेंस में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न आएगा ही आएगा। किस मेंस में आएगा इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन किसी न किसी मेंस में जरूर आ जाएगा। भारत ने ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है। यह सम्मेलन वर्चुअल था और इसमें 120 देश शामिल हुए। G20 में दिखेगा भारत का स्वास्थ्य विश्व विजन। और दिखना क्या है, भारत ने ऑलरेडी ऐसा कर दिखाया। कोरोना काल में कोई अपने पड़ोसी का मदद करने को तैयार नहीं था, भाई भाई मदद करने को तैयार नहीं था। उस समय में भारत ने पूरे विश्व को टीके दिए, पूरे विश्व को दवाइयाँ दी। तो भारत ने दिखा रखा है कि भारत अपने साथ साथ पूरी दुनिया का सहायता करने के लिए तैयार है। तो भारत अपने आप एक विश्व लीडर बनने को रेडी है। हाँ, अभी भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, चौथे पाँचवें रैंक पर है, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दशक में हम लोग पहले दूसरे या तीसरे रैंक पर होंगे ही होंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एज ने एक वित्तीय सामाजिक चार्ट बनाया है जिसमें ओवरऑल में रैंकिंग में शीर्ष में महाराष्ट्र है और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के मामले में शीर्ष में गुजरात है और इंफ्रा के मामले में शीर्ष में गुजरात है और ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे ख़राब है और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में उत्तर प्रदेश का रैंक तीसरा है। IDBI बैंक का विनिवेशीकरण हो रहा है, उसके शेयर्स बेचे जा रहे हैं और हो सकता है कि ये निजी बैंक बन जाए। सिंगापुर की जो केंद्रीय बैंक है उसने कहा है कि जो भारत की UPI है उसका सिंगापुर के पे नाउ से एकीकरण हो जाएगा। 2022 में सबसे अधिक आर्थिक घाटा इलन मस्क को हुआ है, फिर जेफ बेजोस को हुआ है और इस समय दुनिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति या सबसे धनाढ्य व्यक्ति बर्नार्ड अर्नॉल्ट है और भारत के गौतम अदानी तीसरे रैंक पर है। भारत में इनका रैंक देख लीजिए, अडानी पहले पर है, दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही पैन को कारोबारियों के लिए या बिजनेसमैन के लिए इकलौती पहचान रहेगी, उससे उनका सारा काम हो जाएगा। और भीम में 2600 करोड़ की योजना है। एक्चुअली भारत सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा रही है और लोगों को क्रेडिट दी जाएगी, उसके लिए इतना खर्च किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि भारत सरकार चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कम करें, क्योंकि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन में अक्सर बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सब कुछ दिखता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ये चीज़ें नियंत्रित होती हैं और दिखती हैं साफ साफ। मेकिंग द गिग वर्क का मतलब समझिए कि जो लोग किसी संगठन से बाहर काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसको गिग वर्क कहा जाता है और ये भारत में बढ़ रहा है। 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन को स्वीकृति दी गई है। दुनिया के सभी संस्था ये बता रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं कि विश्व आर्थिक मंदी में जाने वाला है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत का विकास दर 6 से ज़्यादा बना रहेगा और भारतीय प्रधानमंत्री का मानना है कि जो दुनिया के लिए चुनौती है वह असल में भारत के लिए अवसर है। इस दौरान भारत क्या क्या कर सकता है कि भारत के विकास को गति मिले। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भी FTA हो जाए। ये तथ्य याद रखिएगा किस किस देश का FTA हुआ है, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य बनाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया का तीसरा शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाना है। देखिए, GDP की गणना 2 तरह से की जाती है। एक GDP नॉमिनल गणना होती है, एक होता है GDP PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। इसमें भारत तीसरे रैंक पर ऑलरेडी है। पहले स्थान पर PPP के मामले में चाइना है, दूसरे स्थान पर USA है और तीसरे स्थान पर भारत है। तो इस मामले में तो भारत पहले से ही शीर्ष तीसरे देश में है। भारतीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है असल में वो नॉमिनल GDP को इंगित करता है। नॉमिनल GDP क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही GDP है। मतलब एक निर्धारित क्षेत्र है, वहाँ पर एक वर्ष या जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो वस्तु और सेवाएं दी जा रही हैं उनका मॉनेटरी प्राइस क्या है, जैसे उस वस्तु की कीमत क्या है, उस सबको जोड़ देंगे, सब इकट्ठा कर लेंगे तो वो हो जाता है GDP। तो नॉमिनल GDP के मामले में भारत 5वें रैंक पर है। पहले रैंक पर है US या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
दूसरे पर है चाइना, तीसरे में है जापान, चौथे में है जर्मनी और पांचवे में है भारत। तो भारतीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य यही है कि तीसरे स्थान पर पहुंचना है और कोई संदेह नहीं है कि हम लोग जल्दी ही दूसरे और पहले रैंक पर पहुंचेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार का मानना है कि 7 साल के अंदर हम लोग $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज चौहान का मानना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश का योगदान $550 बिलियन का होगा। और इस बार हो सकता है कि बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की जाए। ये लेख रेयर अर्थ मटेरियल पर है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रियों के पास उनका सबसे बड़ा ताकत तेल है या क्रूड ऑयल है, उसी तरह से चाइना की सबसे बड़ी ताकत रेयर अर्थ मैटर है। इससे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण या अन्य निर्माण किए जाते हैं। तो उस पर ये लेख एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी एक मटेरियल बनाया गया है या एक उत्पाद बनाया गया है जो अपना रूप बदल सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। उस पर देख लीजिएगा, लेख है। पंखों में स्टार रेटिंग होगा और जब स्टार रेटिंग होगा तो पंखों के दाम बढ़ जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन स्टार रेटिंग कंपलसरी कर दिया गया। स्टार रेटिंग क्या है कि जिसमें जितना ज़्यादा स्टार मिलेगा उतना ही विद्युत का खपत कम करेगा, यानी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा और बजट फ्रेंडली भी होगा। अगर बिजली कम उपयोग करता है तो खर्च कम होगा उसको चलाने में। टाटा ग्रुप्स का एक ऐप है टाटा न्यू, या इसे सुपर ऐप कह रहे हैं, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये लेख VUCA पर है। इसमें ये बताया गया है कि भारत को केवल डिजिटल शिक्षा पे जोर नहीं देना है बल्कि डिजिटल क्रिएशन पर भी फोकस करना है। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपका मेंस है तो। एनिमेशन व विजुअल इफ़ेक्ट्स पर स्नातक कराएंगे विश्वविद्यालय या ग्रेजुएशन का कोर्स कराएंगे। इसमें कई तरह का कोर्स होंगे। ChatGPT एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त प्लेटफॉर्म है जिसमें ये मनुष्य की कई तरह सहायता कर सकता है। लेकिन अभी देखा गया कि डार्क वेब पर भी इसके उपयोग से संबंधित चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे इससे खतरनाक प्रोग्रामिंग कराए जा सकते हैं जो समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो उस पर चर्चा है। ChatGPT को एक बार देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं उसका अनुभव लेना तो अपने मोबाइल से उसका अनुभव ले सकते हैं। टेक ए स्टेप टू रेगुलेट डीपफेक्स। डीपफेक्स क्या है मैंने आपको कई बार समझा रखा है वीडियोस में। आप देख लीजिए डीपफेक क्या है और समझिए और उसको कैसे रेगुलेट करना है। ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है भविष्य में। ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन का वॉर है या युद्ध का तरीका है। तो एक बार इसको समझ लीजिए। अगर आपने नहीं सुना तो एक बार देखिए, पिछली वीडियो में डीप फेक्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, A to Z। भारत $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रख रहा है और इससे भारत डिजिटल सुपर पावर बन जाएगा। इसके अलावा डिजिटल क्षेत्र को विनियमित करने के लिए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल और डिजिटल इंडिया बिल भी लाए जाएंगे। इसमें बताया जाए कि AI किस तरह से सहायक हो सकती है। सहायक तो है लेकिन ये समस्या भी हो सकती है। इस लेख को जरूर पढ़ लीजिए अगर आपका मेंस है तो। भारतीय सेना प्रभावशाली प्रबंधन के लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी दे रही हैं या ऑनलाइन आ गई है। वीर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है या विद्युत चालित कार है जो बिल्कुल शांत होगा। वार जोन में शांत गाड़ी बड़े उपयोगी होते हैं कि चुपचाप सीमा पर गए, पता ही नहीं चला किसी को। और त्रिची एक राइफल है। तो नाम दोनों याद रखिए। वीर क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो भारतीय सेना प्रयोग करेगी। त्रिची एक राइफल है जिसको CISF प्रयोग करेगी। दोनों स्वदेशी हैं। और जितना लोग मदिरा पान करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिए एक खास सूचना है कि WHO ने एक सूचना जारी की है कि किसी भी मात्रा में अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोग जो अल्कोहल कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि किसी एक पक्ष पर रिसर्च करवा देती हैं, बाकी पक्षों को छोड़ देती हैं। तो लोगों को लगता है कि एक लिमिट तक फ़ायदेमंद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा भी पी रहे हैं तब भी। भारत में डायबिटीज़ के केस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर
विटामिन डी का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाएगा तो कई सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। एक रिपोर्ट में माना जा रहा है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट गोली लेने से बेहतर है कि धूप में बैठे, उससे जो विटामिन मिलेगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसमें किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन जब विटामिन डी का सप्लीमेंट लेंगे तो उससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है? जब हम लोग जटिल चीज़ें सोचते हैं उसी को कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। भूख की स्थिति में मानव कोशिकाओं में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। ये स्वास्थ्य पर एक लेख है कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जा सकता है और निचले स्तर के लोगों को ध्यान में रखकर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। 3-4 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डीप फेक है या ये स्वास्थ्य से संबंधित है, इस तरह की चीज़ों पर ध्यान रखे रहिए, क्योंकि उससे प्रश्न बनेंगे, प्री में भी बनेंगे, मेंस में भी बनेंगे। ये लेख है कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्राथमिकता दी जाए। भारत में लोग मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं देते हैं। असल में मानसिक बीमारियाँ बहुत बड़ी समस्या है और उस पर अगर ध्यान नहीं देने पर या सही समय पर उसकी जांच ना हो, उसका इलाज ना हो तो भयावह रूप ले लेते हैं और वो लाइलाज हो जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस समय टीबी का टीका बनने को है और माना जा रहा है कि भारत जल्दी ही इसको नियंत्रित कर लेगा। इस पर ये लेख है कि किस तरह से टीबी को नियंत्रित किया जाएगा। बहुत सारे सूक्ष्म जीवों ने दवाइयों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, जिसके कारण ये दवाइयाँ उनको निष्क्रिय करने में या उनको रोकने में असमर्थ हो गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एएमपी या एंटी माइक्रोबायल पेप्टाइड्स इनको रोकने में या इनको नियंत्रित करने में सहायक है। उस पर ये लेख है, एक बार देख लीजिए एक बार। कैसे स्वास्थ्य सेवा को सस्ता और सुगम्य बनाया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो। भारत आरोग्य मैत्री परियोजना चला रहा है, जिसके तहत विकासशील देशों को चिकित्सीय सहायता देगा। वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई या तितली केरल के कन्नूर जिले में देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि गोदावरी इस्चुरी इंडियन स्कीमर पक्षी के लिए प्राइम हैबिटेट या मुख्य निवास स्थान बन गया है। मध्य प्रदेश में 34 बाघों की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। एक अध्ययन हुआ है जिसमें बताया गया कि किस तरह से ब्लैक बग या काले हिरन सर्वाइव कर रहे हैं चुनौतियों से। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा हथियार है और इसके लिए फ्लोरा और फौंटा यानी वनस्पतियों और पशुओं की सुरक्षा करनी ज़रूरी है। गाद के जमाव के कारण बांध छिछले हो रहे हैं। तो गाद क्या है? ऐसे कण जिनका आकार बालू से छोटा और मृत्तिका से बड़ा होता है गाद कहलाता है। इसका निर्माण नदियों के जल प्रवाह के कारण पत्थरों में घिसाव से होता है। इससे नदियाँ मैदानी क्षेत्र में विक्षेप कर देती हैं। यह अत्यंत उपजाऊ होता है। इस कारण जिन मैदानी भूभाग में बाढ़ आता है वहाँ की मिट्टी या ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाती है, किंतु बांधों के निर्माण के कारण नदी जल बांध की कृत्रिम झील में रुक जाता है और वहीं गाद का विक्षेप कर देती है, जिससे बांध छिछले हो रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में जो वेटलैंड का क्षेत्र है या जो आर्द्र भूमि का क्षेत्र है बहुत तेज़ी से सिमट रहा है। जल्द ही सॉल्ट लैंड या खारी ज़मीन की नीलामी की नीति बनाई जाएगी। बायोडाइवर्सिटी पर COP15 आयोजित किया गया था मॉन्ट्रियल में, जिसमें पृथ्वी की कायाकल्प करने के लिए प्रकृति की मदद की जाने की बात की गई है, जिसका सबसे पिन पॉइंट ये है कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाया जाए। बायोडाइवर्सिटी ही ऐसी चीज़ है जिससे जलवायु परिवर्तन को या वैश्विक समस्या को रोका जा सकता है। इसमें करना बस इतना है कि ज़्यादातर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों या वनस्पतियों की संरक्षण करना या उनको सुरक्षा देना है ताकि वो नष्ट ना हो। पहली बार टाटा पावर मुंबई के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को सोलर एनर्जी की सुविधा देगा या उसमें मदद करेगा। नाइट्रोजन प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है मानव स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए भी। यह होता कैसे है? यह कृषि में कृत्रिम नाइट्रोजनी उत्पाद जैसे यूरिया वगैरह का प्रयोग से और गाड़ियों में नाइट्रोजन का प्रयोग करने से बढ़ रहा है
और यह मानव स्वास्थ्य के लिए एक समस्या बन सकता है या बन रहा है। पार्टिकुलेट मैटर या PM 2.5 और PM10, तो PM 2.5 में दिल्ली शीर्ष पर है और PM10 पर गाज़ियाबाद। ये पॉल्यूशन संबंधित डेटा है। 4 साल तक क्लीन एयर मिशन संचालित करने के बाद कुछ मामूली सा लाभ कुछ शहरों में दिखा है। भारत और बांग्लादेश का मैत्री पाइपलाइन फरवरी में चालू हो जाने की संभावना है और भारत और नेपाल का ट्रेन लाइन भी चालू हुआ, भारत गौरव पर्यटन यात्रा। ब्राज़ील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने वहां के संसद, सर्वोच्च न्यायालय हर जगह कब्जा कर लिया है, जो वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। इन देशों में अगर लोकतंत्र की या लोकतंत्र के रिज़ल्ट की ऐसी अवमानना की जाएगी तो ये लोकतंत्र के लिए असल में खतरा ही है। अभी अमेरिका में भी आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप हारे तो वहाँ क्या क्या हुआ था। एक और ख़तरनाक रिपोर्ट ये है कि हिथ्रो एयरपोर्ट के विमान कार्गो में यूरेनियम पाया गया, जिससे डर्टी बम बनाया जा सकता है। और ये असल में पाकिस्तान से विमान हिथ्रो या लंदन गया है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। देखिए, डर्टी बम क्या होता है कि जब यूरेनियम का या ऐसे किसी भी विखंडनीय पदार्थ का प्रयोग किसी बम में छोटे छोटे रूप में किया जाए, जिसके कारण ये रेडियो एक्टिव उत्सर्जन हर जगह करते हैं और उसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई तरह की बीमारियां होती हैं, बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है, लोग बहुत मरते हैं। तो डर्टी बम भी बहुत ख़तरनाक है। इसमें परमाणु संलयन या विलयन जैसा चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे परमाणु विखंडन जो है नॉर्मल न्यूक्लियर बम में होता है और परमाणु संलयन हाइड्रोजन बम में होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बस होता क्या है कि इन रेडियो सक्रिय पदार्थों को नॉर्मल बम में डाल दिया जाता है। जब ये फटते हैं तो हर जगह रेडियो एक्टिव उत्सर्जन करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। श्रीलंका ने अपनी सेना को आधा करने का निर्णय लिया है। चीन की आबादी पहली बार कम हुई है 2022 में और इस वर्ष अप्रैल में हम लोग उनसे आगे निकल जाएंगे। और आगे निकलना बहुत अच्छा नहीं है अगर उसको मैनेज नहीं किया गया। अगर मैनेज कर ले तो अच्छा है। अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण हवाई सेवाएं बाधित रहीं। यह सॉफ्टवेयर 30 साल पुराना था। इस वर्ष व्यक्तिगत संपत्ति में सबसे ज़्यादा नुकसान एलन मस्क का हुआ है। इनका सबसे अधिक घाटा हुआ है। इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। क्वाड भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया चतुर्पक्षीय संगठन है, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में या हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। इसमें चीन के बढ़ते आक्रामकता को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है जो राउरकेला में स्थित है, जिसमें हॉकी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। देखिए, कुछ न्यूज़पेपर इसमें लिख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन जब आप ओलंपिक्स की साइट पे जाएंगे तो वहाँ बता रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है और दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम है। तो सबसे बड़ा तो ये खैर नहीं है फ़िलहाल, भारत का दूसरा सबसे बड़ा है ये बहुत रिकॉर्ड समय में बन के तैयार हो गया। और महिला IPL गेम भी शुरू किया जाएगा। अब तक जितनी भी चर्चा की गई उसका संबंध सभी तरह के प्रारंभिक परीक्षाओं से है, जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। लेकिन अब जो चर्चा की जा रही है वह केवल मुख्य परीक्षा और UPSC की परीक्षा को ध्यान में रख के किया गया है, क्योंकि UPSC द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में प्रश्न का नेचर सबसे अलग होता है। तो वहाँ के प्रश्नों पत्रों को ध्यान में रखते हुए आगे का वीडियो बनाया गया है। अगर आप UPSC दे रहे हैं या किसी भी स्टेट का PCS दे रहे हैं तो आगे का वीडियो ज़रूर देखिए। ऊर्जा सुरक्षा पुख्ता करने के लिए या ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारत 3 मोर्चों पर काम कर रहा है। पहले तो क्रूड ऑयल हो गया, दूसरा गैस पर निर्भरता बढ़ाई जाए या गैस का प्रयोग बढ़ाने की बात की जा रही है, और तीसरा और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आर्टिकल एक बार जरूर पढ़िए कि किस तरह से भारतीय मध्यम वर्ग क्या कर रहा है। देखिए, मिडिल क्लास का किसी भी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप जब भी कोई लेख लिखेंगे
तो जब इससे संबंधित 2-4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर गेन हो जाएगा। देखिए, जितना भी आर्टिकल यहाँ बताया जा रहा है उस आर्टिकल को सेम एट इज इट कॉपी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम उतार दिया, अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो उसके केवल उन बिंदुओं को उठाइए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। अनावश्यक चीज़ों को ना उठा लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं लिखा गया है, वो तो सामान्य दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेखक की अपनी राय है। उसमें से उन चीज़ों को उठाइए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण मिल जाएंगे, उनको ज़रूर कलेक्ट करके रखिए, अपना एक नोट्स बना लीजिए जहाँ पे उसको इकट्ठा करके रखिए जो आपके एग्जामिनेशन के समय काम आएगा। ये लेख है कि किस तरह से विश्व को वैज्ञानिक कम्युनिटी और समाज में इंगेजमेंट बढ़ाना होगा। ये देखिए सामाजिक रिफॉर्म से संबंधित एक लेख है कि किस तरह से समाज में जो जेंडर गैप है उसको भरा जा रहा है, या महिला श्रमिक या महिलाओं का जो कार्य किया जा रहा है उसको जेंडर गैप में कमी आ रही है। इंडियाज़ गिग वर्क, देखिए गिग वर्क का सीधे सीधे समझिए कि जो संगठित क्षेत्र के बाहर जो लोग काम कर रहे हैं वही गिग वर्कर्स हैं। तो गिग वर्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में। तो इन पर ये लेके कैसे इनके अधिकारों को सुरक्षा दी जाए और ये किस तरह से महत्वपूर्ण है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, उस पर ये लेख है, दोनों को देख लीजिएगा। गरीबी आज भी समस्या बनी हुई है और उसको कैसे सॉल्व करना है। 70% आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा है, लेकिन 30% आज भी उससे वंचित हैं, या आज भी बहुत सारे लोग कुपोषण के शिकार हैं। उस पर ये लेख है, इसको जरूर देख लीजिएगा। यह लेख शिशु जन्म और शिशु मृत्यु दर से संबंधित है, एक बार इसको समझ लीजिएगा। यह लेख भारतीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लिखा गया है, जो यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू हो रहा है या शुरू होगा। ये लेख है कि किस तरह से सरकार बुनियादी ढांचा में निवेश कर रही है और किस तरह से वो निवेश विकास में महत्वपूर्ण है। दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका की है, और अमेरिका में कहावत है कि अमेरिका महान है इसलिए वहाँ सड़कें नहीं हैं, बल्कि अमेरिका में सड़कें हैं इसलिए वो महान है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी देश के विकास में बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बुनियादी ढांचा मजबूत है या अपडेट है तो उस देश का विकास तय है और वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसका रिटर्न आ रहा है। भोपाल में 1984 में यूनियन कार्बाइड के मिसमैनेजमेंट के कारण एक भयंकर जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड फैल गई, जिससे करीब 15,000 लोगों की मृत्यु हुई, और इन लोगों को सही से मुआवजा भी नहीं दिया गया। और इसी पर ये लेख है कि किस तरह से आज भी सही मुआवजे की मांग की जा रही है, और ये त्रासदी मानव निर्मित बहुत बड़ी त्रासदी में से एक है। सच तो ये है कि सही दंड भी नहीं दिया गया। अगर न्याय की बात की जाए तो चाहिए था कि इनके जितने भी प्रबंधक हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। 15,000 मानव जीवन सस्ता नहीं है, वो बहुत कीमती है। इतना युद्ध में लोग नहीं मरते जितना इस मूर्खता के कारण लोग मर गए। ब्राज़ील में राष्ट्रपति के चुनाव में बोल्सोनारो के समर्थकों ने हारने के बाद क्या क्या किया है, वो लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है, उसी पर ये लेख है। इस लेख को एक बार जरूर देख लीजिए। किस तरह से भारत की न्यायपालिका और विधायिका में टकराव हो रहा है और लगातार उसको संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। देश के जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशंस हैं उनमें फंड की कमी है, और जिसके कारण वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये लेख है कि जो एकेडमिक पेपर हैं वहाँ पर सबकी पहुँच कैसे बनाई जाए। ये लेख है कि किस तरह से तकनीक रोज़गार को समाप्त कर रहे हैं या रोज़गार के संकट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत श्रम प्रधान देश है, और अगर यहाँ पर पूंजी प्रधान कार्य किया जाएगा जिसमें ज़्यादा तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो लोगों के रोज़गार में कमी आएगी। उस पर ये लेख है। इसके कई सारे टर्म्स हैं जिसको समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का पढ़ना पड़ेगा, तभी इस चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हैं। फ़िलहाल ये आपका काम चला देगा, क्योंकि उससे प्रश्न तो आ ही सकते हैं। देखिए 5G का क्या रोल है, उस पर ये लेख है। तटीय क्षेत्रों के विकास का अर्थ। देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने लक्षद्वीप में टूरिस्ट क्षेत्र बनाने के लिए वहाँ विकास कार्य किया है, लेकिन ये विकास का ज़रूरी नहीं है कि बहुत सही होते हैं। सामरिक दृष्टि से उनका अलग रोल है और पर्यटन की दृष्टि से उनका अलग रोल है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो वह अलग रोल है।
जब भी जहाँ पे भी मानव विकास कार्य करता है वो असल में पर्यावरण के लिए विनाश का ही कारण होता है। ठीक है, मानव को लाभ उससे होता है, इसके कई सारे टर्म्स हैं, कई सारे पक्ष हैं, उसको देख लीजिएगा। ये लेख है इंग्लैंड के संसद की या पार्लियामेंट की, वहाँ पे जो संबोधन उससे संबंधित है। अगर आपके पास समय हो तो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा काम आ सकता है। जब आप आईआर का पेपर देंगे वहाँ पे आपकी लेखन शैली को या लेखन को नया आयाम दे सकता है ये। इंटरिंग इन ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का वर्ष में प्रवेश, इस वर्ष क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उस पर ही लेख है। G20 में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ावा देगा या उनको नेतृत्व देगा, उस पर ही लेख है कि किस तरह से भारत विकासशील देशों को आवाज़ दे रहा है या उसकी आवाज़ बन रहा है। ये लेख कॉर्पोरेट टैक्स पर है कि किस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जा रहा है लेकिन टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है या टैक्स का संग्रह बढ़ रहा है या कर संग्रह बढ़ रहा है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कर को संतुलित कर दिया जाए तो कर संग्रह या टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। बहुत कम करेंगे तो भी टैक्स कलेक्शन घट जाएगा, बहुत ज़्यादा करेंगे तब भी घट जाएगा। तो ये इसी पे एक लेख है, उसको देख लीजिएगा। ये लेख है कि क्या इनकम टैक्स ख़त्म कर दे तो देश का भला होगा, क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी टैक्स नहीं देती है। केवल 6.2% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, बाकी लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते। उसी पे लेख है और इसको समझिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, इनकम टैक्स ख़त्म करना कहीं भी बहुत भले की बात नहीं है, क्योंकि जो 6.2% लोग दे रहे हैं वो बहुत हाई क्लास के लोग हैं, बहुत पैसा देते हैं वो लोग। ठीक है, तो कभी भी भारत सरकार के नीतियों पे फिंगर पॉइंट आपको नहीं करना है। ठीक है, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, बस इसको समझ लीजिए क्योंकि ये आपकी लेखन शैली को आयाम देने वाला है। ये बताया जाए किस देश में अपने अमीर देशों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जैसे अमेरिका में जो लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं हर जगह, बाकी देशों में ऐसा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक इसके उलट बाकी देशों में ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती, तो वहाँ ऐसा नहीं है। और जब टैक्स पेयर को ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी तो ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे, और टैक्स पे तभी करेंगे जब आप कमाएंगे, और जब आप ज़्यादा ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा अमीर होंगे। ये उसी पे एक लेख है। देखिए ये लेख है ग्लोबल वैल्यू चेन विविधीकरण पर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये आपके इकोनॉमिक्स के जो पेपर हैं या थर्ड पेपर में यूज़फुल हो सकता है। छोटे उद्यम बड़ी चुनौती है। छोटे उद्यम का मतलब समझिए कि जो एमएसएमई होते हैं वो किसी भी देश के विकास के रीढ़ होते हैं। ऐसे समझिए कि भारत में कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र एमएसएमई या लघु उद्योग या छोटे उद्यम ही है। ठीक है, तो उनके समझ क्या चुनौतियां हैं उस पर ये लेख है, और सरकार उसमें क्या क्या रोल प्ले कर सकती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अम्ब्रेला फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देखिए इसमें स्वरोजगार में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ये उसी पर लेख है, एक बार देखिएगा। क्योंकि अब भारत में केवल जॉब पे ही नहीं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी महत्व मिल रहा है। तो इसलिए अब ये चीज़ें बढ़ रही, तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि भारत अब एक नए आयाम में जा रहा है। आज के 20-25 साल पहले जो भारत था और अभी के भारत में बहुत फ़र्क हो गया है, चीज़ें बहुत बदल रही हैं और आने वाले भविष्य में और तेज़ी से बदल जाएंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसे लेख लिखे जा रहे हैं और उनको पढ़ना ज़रूरी है अगर आप मेंस दे रहे हैं और या फिर यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। बचत या सेविंग्स एशियाई देशों को बदौलत रहेगा। इस बचत की गणना सकल घरेलू बचत के रूप में की जाती है। जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब बचत होगा तभी इन्वेस्टमेंट होगा और जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी ग्रोथ होगा। इसलिए किसी भी देश के विकास में बचत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी पर उल्लेख है कि एशियाई देशों में बचत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण विश्व में विकास दर जारी रहेगा। भूजल का संकट गहरा रहा है, पानी का स्तर नीचे हो रहा है या भूजल का स्तर नीचे हो रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसको सही समय पर टारगेट करके सॉल्व नहीं किया गया तो ये भविष्य में और भी बड़ी समस्या बन जाएगी। जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग या बाकी हिल क्षेत्र में भी समस्याएं हो रही हैं। तो ये लेख बता रहा है कि भाई हिल में हॉलीडे मनाने जाए लेकिन लिमिटेड जाए, इतना ना पहुंच जाए कि पहाड़ी क्षेत्र ही ध्वस्त हो जाए। ये लेख उसी पर है, तो देख लीजिएगा एक बार। जलवायु परिवर्तन पर तेज़ी से सक्रियता जरूरी है। इस लेख का बताना है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है। अगर आप सही समय पर कार्य नहीं करेंगे तो ये विकराल रूप ले लेगा।
देखिए जलवायु परिवर्तन हो चुका है जिसके कारण मौसम बदल ही रहे हैं, वो आपको दिख रहा है। ये खतरे की घंटी है अगर इसको सही समय से संतुलित नहीं किया गया, और इसके लिए लगातार बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत हैं। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए या ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट के निर्माण के लिए जो सब्सिडी देगी, और उस सब्सिडी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, और जो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा उसका मूल्य भी उचित होना चाहिए, नहीं तो बहुत उपयोगी होगा नहीं। दूसरी बात, उसके उपभोक्ता क्षेत्र भी निश्चित होने चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा और किस तरह से उसके मूल्य को कम रखने का प्रयास किया जाएगा, और उनका किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग ग्रीन स्टील में किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा, शिपिंग में किया जाएगा। इसको जरूर समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। ये देखिए चाइनीज डिप्लोमेसी के चरित्र के बारे में ये लेख है, देख लीजिएगा। ईरान में भी लगातार विरोध जारी है, जनता अधिकारों की मांग कर रही है, और अनावश्यक प्रतिबंध या अनावश्यक कानूनों या अतार्किक कानूनों के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। ये भारत के रणनीति से संबंधित लेख है, इसके बाद देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर इससे आपको किसी भी तरह का मूल्य मिलता है या वैल्यू मिलता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।